आपने पूरा यहाँ से जो दिल्ली में हो रहा है, किसानों का आंदोलन के नाम पे हो रहा है, फिर सीए के नाम पे हुआ, फिर डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ। तो हमारे देश में हमने लोकतंत्र को एक तरजीह दी और फिर लोकतंत्र के जो भी निटिगिटीज हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, कभी हमने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं। दिल्ली के अंदर लोग दिल्ली के अंदर घुस के मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि हम खून कर देंगे, हम खून बहा देंगे। तो भाई दिल्ली में हमारा ही खून बहाओगे ना, जो दिल्ली में रह रहे हो। लेकिन दिल्ली की सरकार, वही सरकार जो कभी सोनिया गांधी के जो एनएससी थी उसका सदस्य था, वही आज दिल्ली में किसानों के लिए उपवास भी रख रहा है। आप क्या ये देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को जरूरत से ज्यादा है? हम लोकतंत्र के नाम पे हर एक को छूट देते हैं और लोग लोकतंत्र के जितने भी मापदंड हैं उसे क्रॉस करके वो वायलेंस पे उतर आते हैं, वो देश तोड़ने पे उतर आते हैं, विदेशी ताकतों से मदद लेते हैं। आप कश्मीर में देखें लोकतंत्र का क्या हाल किया है। एक कहता है हम चाइना से मदद लेकर के 370 लगवाएंगे वापस। तो लोकतंत्र कुछ भारत में जरूरत से ज्यादा नहीं। मैं आपको बड़े अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूँ कि इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां भी जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र वहां खतरे में। ये पाकिस्तान परस्त, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज अब्दुल्ला और मुफ्तीज को आपने इतने इज्जत दिया, इनको कुर्सी दी, दैट इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। और आप जो कहना चाहते हैं, आपने पूरा यहाँ से जो दिल्ली में हो रहा है, किसानों का आंदोलन के नाम पे हो रहा है, फिर सीए के नाम पे हुआ, फिर डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ। तो हमारे देश में हमने लोकतंत्र को एक तरजीह दी और फिर लोकतंत्र के जो भी निटिगिटीज हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, कभी हमने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज ये समझ में आती है कि 1946 में जो भारत में चुनाव हुआ, उस चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके के पाकिस्तान के नारे लगे और पाकिस्तान के हक में हिंदुस्तान के 98% लोगों ने वोट दिया। तो जब पाकिस्तान बना और जिस दिन वो इस्लामिक पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ सिंह साहब, उसी दिन वो फौज भी इस्लामिक हो गई। इसलिए हम उस चरित्र को जब कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि भारत पाकिस्तान की फौज है, एक फौज के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो उसमें। लेकिन पाकिस्तानी फौज का किरदार अगर देखें तो वो इस्लामिक फौज का किरदार है। जिस तरीके से उसने बांग्लादेश में लोगों को मारा, वहां की औरतों के साथ रेप किया, जिस तरीके से हमने देखा कि भारत में सैनिकों के गले काटे, तो ये इस्लामिक देश ही नहीं बना, वो इस्लामिक सोच के साथ वहां की फौज भी इस्लामिक में कन्वर्ट हुई। और फिर इस्लाम के अंदर जिस तरह से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने एक कवयित्री थी, उसने कुछ कविता में कुछ कह दिया था, उसका मर्डर का उन्होंने हुक्म दे दिया। जिस तरीके से उनके दामाद को, उनकी बेटी को, उनके नवासों, ये वही सिलसिला आज भी जारी है। और भारत के भी जो मुसलमान हैं, ये भले ही बहुत सारी बातें कहते हैं, हम लिबरल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो एंड रिजल्ट होता है उसमें वही सोच, वही अप्रोच, वही मानसिकता है। आज भी आप देखें कि मामला किसानों का है, लेकिन शर्जील इमाम भी उसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर पीएफआई भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर पैसा भी आ रहा है। और जिस शख्स के बारे में हिंदुस्तान में आपने सबसे पहले दुनिया को एक्सपोज करके बताया, जब वो पहला चुनाव लड़ रहा था, मुझे याद है कि आप उस रात बेचैनी से सो नहीं पाए और आपने कितनी बड़ी उसके बारे में सब कुछ बात कहा। आज वही दिल्ली के अंदर लोग दिल्ली के अंदर घुस के मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि हम खून कर देंगे, हम खून बहा देंगे। तो भाई दिल्ली में हमारा ही खून बहाओगे ना, जो दिल्ली में रह रहे हो। लेकिन दिल्ली की सरकार, वही सरकार जो कभी सोनिया गांधी के जो एनएससी थी उसका सदस्य था, वही आज दिल्ली में किसानों के लिए उपवास भी रख रहा है। तो ये लोकतंत्र का, जिसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र का मिसयूज जो है, वो पूरी दुनिया में इस्लामिक ताकतों ने किया और उन्होंने उस लोकतंत्र के माध्यम से वहां अनार्की और अराजकता फैलाई। आप देखें कि लोकतंत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से उसको आउटरीच करके, अराजकता पैदा करके असामाजिक तत्वों ने अपने सत्ता के स्वार्थ को एक तरीके से वहां की सरकार के ऊपर अपहरण कर लिया है। तो आप क्या ये देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र को जरूरत से ज्यादा है? हम लोकतंत्र के नाम पे हर एक को छूट देते हैं और लोग लोकतंत्र के जितने भी मापदंड हैं उसे क्रॉस करके वो वायलेंस पे उतर आते हैं, वो देश तोड़ने पे उतर आते हैं, विदेशी ताकतों से मदद लेते हैं। आप कश्मीर में देखें लोकतंत्र का क्या हाल किया है। एक कहता है हम चाइना से मदद लेकर के 370 लगवाएंगे वापस। तो लोकतंत्र कुछ भारत में जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया है? देखिए, इसमें 3-4, एक तो आपने 46 इलेक्शंस की बात की,
उसके बाद आपने ये केजरीवाल की बात की, उसके बाद आपने महाराष्ट्र की बात की, उसके बाद आपने ये टू मच डेमोक्रेसी की बात की। तो मैं एक एक करके सारे मुद्दों को मैं एड्रेस जी करता हूँ। जी 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 ये जी, तो 46 इलेक्शंस में आपको मालूम है कि ये 86% मुसलमान हिंदुस्तान के, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। वो दूसरी बात है कि वहां वो जा नहीं सके, मनसा साफ थी। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक पब्लिक मीटिंग में ये बोला कि तुम ये मुझे मालूम है कि तुम ओवरनाइट तो तुम्हारा लॉयल्टी बदलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन्होंने फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। कहने लगे तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं। बोले यार तुम छोटे भाई ने तो सब कुछ ले लिया, अब तुमको शर्म नहीं आती तुम? तो ना मानसिकता बदली, ना इनका एजेंडा बदला। अब आप सोचिए कि 86% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान चाहता था, वो जो यहाँ रह गया, आपने जी अपने आपकी डेमोक्रेसी तो वहीं से एक मतलब वो हैंडीकैप के साथ शुरू हुई। आपका नेशन बिल्डिंग तो वहीं से आपका हैंडीकैप के साथ शुरू हुआ कि आप क्योंकि इस हैंडीकैप ये था, एक पाकिस्तान बाहर बना, एक पाकिस्तान आपको अंदर में उसको किसी तरीके से उसको पर्दे से ढकना था आपने। तो उस पर्दे से ढकने के लिए आपने तमाम वो कौन था ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसको आपने ऐसी ऐसी चीजें की, उसको बना दिया। और आप कहते रहे, हम सबको मालूम है कि जिसका खानदान वहां कभी मक्का से आया था, जो खिलाफत मूवमेंट का सबसे बड़ा सरगना था साहब, मौलाना जी अब्दुल जी जी कलाम। तो your democracy started with a total handicap of with an internal Pakistan. अब हमारे यहाँ लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि ये इसको बनाए रखो अंदर में, और बाकी यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द हिंदू वोट बैंक। समझ रहे मैं? ये एक ब्लॉक इसको बनाए रखो इंटरनल पाकिस्तान को, और ये हिंदू के साथ करेक्ट करना है तो क्या कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी जमहूरियत, यहाँ पे हमारी जमहूरियत की शुरुआत ही इस हैंडीकैप के साथ शुरू हुई है। तो ये देखिए, ये अब आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान को बनाए रखो। साहब आप जितना भी सेक्युलरिज्म का बात कर लो, है, आपको मैं एक बात बताता हूँ पुष्पेंद्र जी, ये कौन ऐसा नेता है जो ये इंटरनल पाकिस्तान को नहीं बनाए रखना चाहता था? Who wanted fusion? Who wanted cohesion? None of them. आप बताइए कि जब आप ओसामा बिन लादेन के लुक एलाइक को लेके आप घूम रहे हो, बिहार के चुनावों में लोग तालियां बजा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप वो इंटरनल पाकिस्तान को आप केटर कर रहे हो, आप पैन इस्लामिज्म को आप केटर कर रहे हो। उसके बाद आप ये देख लो कि मैं अभी पटना में बैठा हुआ हूं, यहाँ के 2 मुख्यमंत्री पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने, और एक ने वो जो पहला वाला जो है वो आजकल वो जेल में वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो आए तो एक यहाँ का एक बुद्धिजीवी है, लेफ्टिस्ट है, आप जानते हैं उसका नाम, ठीक है। वो एक यहाँ पे वो थिंक टैंक भी चलाता है, वो चाइनीज मनी, चाइना के पैसे से। उसको बोला कि मैं देखो पाकिस्तान से आया हूं, मेरा तुम एक टॉक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऑर्गेनाइज कराओ। यू वांटेड दैट रिस्पेक्टेबिलिटी।
अब आप बताओ साहब कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार हमारा बॉर्डर नेपाल से, राइट, वी हैव गॉट अबाउट 800 किलोमीटर्स बॉर्डर्स विद नेपाल। बिहार का मुख्यमंत्री नेपाल नहीं जाके वो पाकिस्तान जाता है। इसका मतलब कि आपके इंटरनल पाकिस्तान के लोग हैं वो खुश होते होंगे। नहीं तो आप क्या उनसे, मैं हमेशा पूछता हूं, आप क्या उनसे सीखने गए थे? और फिर आप दिखा रहे हैं कि मैं देखो पाकिस्तान में कितना पॉपुलर हूं, अगर पाकिस्तान में पॉपुलर हूं तो फिर मैं मुसलमानों में भी बहुत पॉपुलर हूं। सो पाकिस्तान इज इक्वल टू मुस्लिम्स। उसके बाद ये दूसरे वाले जो हैं वो भी वहां पे गए, उनको भी लगा कि भाई ये पाकिस्तान जाने से तो हमको वोट बैंक मिलता है, क्योंकि ये इंटरनल पाकिस्तान हमको केटर कर रहा है। तमाम ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, मैं सोशलिस्ट नेता हूं, खाक तुम सोशलिस्ट नेता हो। पहली बात शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे विदेशी टर्मिनोलॉजी तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते थे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है। इतनी बड़ी सभ्यता, wasn't it surviving without socialism and communism? तो ये भी जाते हैं पाकिस्तान। और फिर वही कि भाई क्या उनसे क्या सीखने गए थे यार? उनसे सेक्युलरिज्म का पार्ट सीखने क्या लेने गए थे? उनका एग्रीकल्चर देखने गए थे क्या? मतलब क्या बोरो कर, या उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने गए थे? तो ये जो तमाम ताकतें हैं उनको तो ये मोदी साहब से वो तकलीफ है, होगी, बिकॉज द इंटरनल पाकिस्तान। अब तो इंटरनल पाकिस्तान को चलो हमने थोड़ा सर्कमस्क्राइब कर लिया, तो अब इनकी जो राजनीति है वो अब मजबूरन थोड़ी दूसरी रहेगी, लेकिन मंशा तो वही। सो व्हेन यू टॉक अबाउट 1946 इलेक्शंस एंड व्हेन मैं जो आपको ओसामा बिन लादेन और ये और कमाल है साहब, हम तो अपने वो छोड़िए, वो किसको लेके घूमता था, उसके तो जिसके संस्कार है वही करेगा, लेकिन हमारे लोग, यू एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। और फिर जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं यहाँ पे तो आप कहते हो कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है, सिक्योरिटी अपरेटस क्या काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो पूरा कंडीशन बना दिया, तुमने फेवरेबल इन्वायरमेंट बना दिया। तो ये है सर, ये हकीकत है। दिस इज अबाउट, वी स्टार्टेड विद अ हैंडीकैप एज फार एज दिस 1946 इलेक्शन से अगर आपको जोड़ के देखो। और फिर अगर आप टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अभी मैं कुछ न्यूयॉर्क से कुछ युवा लोग ने टॉपिक ही यही रखा था कि मतलब टू मच डेमोक्रेसी, और खास करके अमेरिका और हिंदुस्तान ये तो दोनों ग्रसित है। और मैं आपको बड़े अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूं कि इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां भी जो प्रजातंत्र वहां खतरे में है। मैं दो चार, आप एल गोर का इलेक्शन देख लीजिए, आप ये वाला इलेक्शन देख लीजिए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल टाइप वहां भी ये ब्लैक्स ऑल्सो मैटर, तो वो प्रोटेस्ट चलाया गया। वो सारे जो कई जो नेशनल फिगर्स थे उनके जो इमेजेस थे, उनकी जो मूर्तियां लगी हुई थी, इट वाज पुल्ड डाउन। अब सब खत्म हो गया इलेक्शन। तो जमहूरियत तो वहां भी खतरे में है। और जिस चीजों को हम कल भी चाकू चला है अमेरिका में इसी इलेक्शंस को लेके। सो इंडिया एंड अमेरिका बोथ आर वेरी आई मीन बहुत बड़ा एक असॉल्ट हो रहा है फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस, चाइना बैक्ड फोर्सेस, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस, ये दोनों जगह पे हो रहा है। और देखिए, आप कहते हैं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, तो मैंने वही उदाहरण दिया आपको कि नेहरू का केवल एक वोट, जिस आदमी को इतनी नफरत करती हो कांग्रेस पार्टी, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी है, इतनी नफरत की उनको एक वोट मिला एक प्रोविंस से, बाकी सारा सरदार पटेल को मिला। और देखिए वो प्रधानमंत्री, दैट वाज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। उस नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को
थोपा, कश्मीर में उसको थोप दिया उस पे, दैट वाज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 370 लगाया, दैट वाज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तान परस्त, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज अब्दुल्ला और मुफ्तीज को आपने इतने इज्जत दिया, इनको कुर्सी दी, दैट इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। वो एक देशद्रोही मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी एक टोपी पहनते थे, एक प्रधानमंत्री, उन्होंने उसको गृह मंत्री बनाया, दैट वाज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बात बताऊं साहब, I refuse to believe that a person who served as the chief minister, who later was Rajiv Gandhi's finance minister जो था, और जो बाद में प्रधानमंत्री बना, उसको इस आदमी की क्रेडेंशियल्स नहीं मालूम थी। मुझे इस बात का यकीन है कि वो प्रधानमंत्री बाहर की ताकतों के से उसका नियंत्रित था।